नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। दोस्तों, 25 सितंबर की शाम एक किन्नर का ग्रुप मुंबई के नाला सुपारा एरिया में नाचते गाते हुए जा रहे थे और अचानक वहाँ किन्नर के ग्रुप में एक किन्नर एक फ़ोन लगाती है और उसके थोड़ी देर बाद ही उस एरिया में कुछ सफ़ेद कपड़ों में आईबी के ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो कुछ इशारा करती हैं और ताबड़तोड़ एक्शन में आते हुए वो ऑफिसर्स अनेकों संदिग्ध अपराधियों को पकड़ते हैं और ये पता चलता है कि ये लोग सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। लगभग नाला सुपारे के उस एरिया से कम 50 बांग्लादेशियों को धर दबोचा जाता है। उसके बाद उन लोगों को इंट्रोगेट किया जाता है और पाया जाता है कि ये लोग कोई आम घुसपैठिए नहीं थे जो पेट पालने के लिए आ गए थे। ये लोग हार्डकोर टेररिस्ट थे जो कि अंसरुल बांग्ला ग्रुप, एक हार्डकोर रेडिकल इस्लामिक ग्रुप है, इसके ये लोग मेंबर हैं। दरअसल इसकी तैयारी आईबी और मुंबई एटीएस बहुत पहले से शुरू कर दी थी। एक ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन शिखंडी और वहाँ पे किन्नर समाजों के बीच में कुछ देशभक्त किन्नरों को एक्टिवेट किया गया। उन लोगों को ट्रेन किया गया कि आप लोगों का वो रीच है उन एरियाओं में जहाँ पे आप जाके इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और किन्नर समाज से मुंबई एटीएस और आईबी की टीम को बहुत उनके तरफ से एक फ़ायदा हुआ उनसे कोऑर्डिनेट करने का और उन लोगों ने, किन्नर समाज ने इस पूरे काम को बखूबी निभाया और देशभक्ति का परिचय दिया। असल में बहुत दिनों से एक एनटीआरओ की सिग्नल बार बार मिल रही थी जहाँ पे कुछ सीक्रेट कोड में ये लोग अंसरुल बांग्ला के टीम और यहाँ के लोकल जो भी स्लीपर सेल हैं उनके साथ वो लोग कुछ आपस में बात कर रहे थे और कुछ क्रिप्टिक कोड्स बहुत फनी सा कि सिक्सर बाउंडरी पार, इस टाइप के कुछ एलिमेंट्स का वो लोग यूज़ कर रहे थे। दरअसल ये स्लीपर सेल भी मुंबई बेस्ड कुछ किन्नरों को अपने स्लीपर सेल में शामिल कर लिए थे और उनके थ्रू वहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठियों को पूरी तरीके से शरण देने का काम कर रहे थे। तो इनको काटने के लिए हमें भी, हमारे एजेंसीज को भी किन्नर समाज के अंदर घुसना पड़ा और इसके बाद इसका नाम पड़ा ऑपरेशन शिखंडी। तो देशभक्त किन्नर समाज के जितने भी मेंबर्स थे उन लोगों ने साथ दिया और उन किन्नरों को जो देशद्रोही थे उनको आइडेंटिफाई करवाया और उनके थ्रू जो अंसरुल बांग्ला के जो हार्डकोर टेररिस्ट थे उनको भी पकड़ाया। इनका लिंक जब खंगाला गया, ये लिंक पाया जाता है एक बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद इलाका में एक अल तमकीन नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये लोग कुछ आपके कुछ पोर्टल्स हैं जो बहुत ही एन्क्रिप्टेड पोर्टल्स है। इन पोर्टल्स का नाम है जेम्स स्पेस, सिंप्लेक्स और एलिमेंट। टेलीग्राम तो ये लोग यूज़ करती ही हैं, लेकिन टेलीग्राम के अलावा भी ये लोग इस टाइप के स्पेस में ये लोग एंटर कर रहे हैं, बोटिंग का यूज़ कर रहे हैं। और इन एन्क्रिप्टेड जो भी सिस्टम्स है जिनमें ये टेररिस्ट और स्लीपर्स कम्युनिकेट करते हैं, इनको क्रैक करने के लिए, मिड इंक्रिप्शन को क्रैक करने के लिए हमारी एनटीआरओ एंड सिग्नल कॉर्प्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स मोसाद और इसराइल की मदद से उनको डिकपल करके, डिक्रिप्ट करके उन मैसेजेस को पढ़ने का
महारत हमने हासिल करी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फीट है दोस्तों। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एन्क्रिप्टेड मैसेजेस को भी हम लोग स्पेशल सॉफ्टवेयर से आज के डेट में हम उन्हें डिक्रिप्ट कर पाते हैं। खैर, ये अल तमकीन नेटवर्क जो है ये ढाका से ऑपरेट होता है और इनकी जड़ें जो हैं अल तमकीन नेटवर्क का आज मालदा, मुर्शिदाबाद, इवन की जितने भी बंगाल से रिलेटेड और आसाम से रिलेटेड बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे आ चुकी है। इवन की कोलकाता में भी इसका रूट पाया गया है। ये लोग ऑनलाइन पोर्टल पे जितने भी रेडिकल जो विचारधारा है उसका मटेरियल ये लोग प्रोवाइड कर रहे थे, यंग माइंड्स को धीरे धीरे रेडिकलाइज कर रहे थे और फिज़िकल फॉर्म में भी ये लोग पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। इनको भी ट्रैक किया जाता है। इनको जब ट्रैक किया जाता है तो इनका एक मनी ट्रेल इंटरेस्टिंगली औरंगाबाद में भी पकड़ी जाती है। औरंगाबाद में एक अजहर और वसीम नाम के दो बंदे पकड़े जाते हैं। इनको भी इंट्रोगेट किया जाता है। तो इनका सारा कच्चा चिट्ठा ये खुल के आता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, मैप्स, मटेरियल्स, कोडेड सीक्रेट कोड्स इनके पास से बरामद की जाती है। इनको फिर हमारे जितने भी क्रिप्टो कोड्स को डिक्रिप्ट करने वाले जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको दिया जाता है। बहुत सारी लिंक्स मिलती हैं कि यहाँ पे बेसिकली जितने भी बॉर्डर एरियाज़ है, खास करके असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में, यहाँ पे आईसिस अपना नेटवर्क 2020 से फिर से फैलाने की कोशिश कर रहा है और ढाका में अंसरुल बांग्ला उन्हें पूरी सपोर्ट कर रही है और वहाँ से कोऑर्डिनेशन दे रही है। तो पाया जाता है कि यहाँ पे छोटे छोटे आईसिस के सब ब्रांचेस अलग अलग मॉड्यूल्स में 2020 से बिखर चुकी हैं और अलग अलग नामों से कुछ एक्टिविटीज़ करने की ये लोग कोशिश कर रही हैं। बहुत बहुत ग्रुप्स के बहुत सारे एक्टिविटीज़ पकड़ाया ही है। और आपको याद होगा मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। कहीं पे बागपत पे 200 केजी आरडीएक्स पकड़ा जाता है, कहीं पे जेटी से पालघर के तरफ से 26/11 जैसे अटैक करने की कोशिश की जाती है, उनको इंटरसेप्ट किया जाता है। इनमें 3-4 ऑर्गेनाइजेशन जो आईसिस का सब ब्रांच बन के काम कर रहा है, उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अंसरुल तौहीद, यूसुफ अल हिंदी एंड हर्बे इस्लामी। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन का फुटप्रिंट हमारे देश में पाया गया है और इनका लिंक जो है ढाका से पाया गया है। ढाका आज के डेट में दोस्तों बहुत एक टेररिज्म का हॉटबेड बनता जा रहा है। और कुछ इन्फॉर्मेशन दोस्तों छन के आ रही है जिसमें मैं अगले वीडियो में बात करूंगा कि मोदी जी जब एससीओ की मीटिंग में गए थे और मैंने वीडियो भी बनाई थी कि कैसे मोदी जी पे एक प्राणघाती हमले का भी एक चांस था। तो उसकी सबूत धीरे धीरे, क्योंकि हम लोगों ने जो पिछली वीडियो बनाई थी और इस पे हम लोगों ने जो बात की थी कि पुतिन ने अपने गाड़ी में 45 मिनट रोक लिया, तो हम लोगों ने स्पेकुलेशन के आधार पे बात किया था। अब उनके कुछ प्रूफ आने शुरू हो चुकी है और इसका जो मोदी जी पे हमला का एक प्लान था उसकी कुछ इंगित, उसके कुछ सबूत अब हमें मिलने स्टार्ट हो गए हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं और भी कुछ लोकल अथॉरिटीज़ हैं, ढाका बेस्ड हमारे जो डीप एसेट्स हैं, इनके थ्रू भी ये पाया गया कि ये ढाका में पूरी जो षड्यंत्र है, पूरी षड्यंत्र की संरचना ढाका से हुई थी। इस पे मैं डिटेल में वीडियो करूंगा। अभी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन छन के आनी बाकी है। लेकिन इंटरेस्टिंगली दोस्तों ये भी हुआ कि अंसरुल बांग्ला और आईसिस और आईएसआई के कुछ बंदे जो कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र जो ढाका में कर रहे थे, और आपको याद होगा कि मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में टेरेंस जैक्सन नाम का अमेरिकन स्पेशल फोर्स का बंदा जो मृत पाया जाता है, उसके अलावा भी अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस से रिलेटेड और सीआईए से रिलेटेड 2 और बंदे, एक का मृत शरीर जो है वो रेलवे ट्रैक किनारे पाया जाता है, एक और बंदे का शरीर जो है वो होटल से पाया जाता है कि वो मरा पड़ा है और उसने सुसाइड कर लिया था। खैर ये
अब टू योर स्पेकुलेशन है कि उसने सुसाइड किया था या अननोन गनमैन या अदृश्य वीर जो हैं उनका रोल है। और इसके अलावा रिसेंटली ये भी पाया गया कि ढाका में कुछ कुचक्र और षड्यंत्र एससीओ समिट में षड्यंत्र करने की कोशिश में जो अंसरुल बांग्ला के दो टीम बनी थी, उसके दो मेंबर्स भी संदिग्ध हालत में मृत पाए जाते हैं। इसके डिटेल्स अभी आने बाकी हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ढाका आज के डेट में हॉटबेड बना हुआ है। और इन्हीं घटनाओं को देखते हुए अभी रिसेंटली पिछले सप्ताह हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी वो एक सीक्रेट कोलकाता में मीटिंग करते हैं जिसकी भनक मीडिया को नहीं लगी। और इसमें वो बहुत सारी चर्चाएं उन्होंने की है। मीटिंग इतनी गुप्त थी कि उसका ओसिंड जो ओपन सोर्स जो इंटेलिजेंस होता है उस पर अभी तो कोई खबर नहीं है। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी ये हम बाद में लाएंगे। लेकिन अभी पता चला ये कि अजीत डोभाल जी यहाँ पे मीटिंग करने के बाद वो दिल्ली वापस जाते हैं और एक सीक्रेट डोजियर हमारे प्रधानमंत्री जी को वो सौंपते हैं। और मामला बहुत गंभीर है और इसके वजह से हमारे रॉ को, आईबी को और एनआईए को पूरे कोलकाता में एक्टिवेट कर दिया जाता है और बंगाल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एक्टिवेट कर दिया जाता है। इसी बीच में दोस्तों एक बात बतानी बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने एक डिसीज़न लिया है कि 17 स्टेट्स में बांग्लादेश से, नेपाल से, चीन से, पाकिस्तान से, हर जगह जो 17 स्टेट्स हैं उससे जुड़ी हुई जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे 30 किलोमीटर के दायरे में जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं तो उस सबको डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो होंगे वो मदरसाज होंगे, क्योंकि वहाँ पे जनरली कोई मंदिर वगैरह है नहीं। और ये जो 30 किलोमीटर में ये मदरसा वगैरह है, ये स्लीपर सेल का एक बहुत बड़ा हॉटबेड आज के डेट में बन चुका है। सबसे पहला एक्शन जो है वो योगी जी ने लिया था कि यूपी में फैले हुए जितने भी बॉर्डर एरियाज़ में जो मदरसाज हैं उनको उन्होंने बुलडोज़र से उड़ाया था। और उसी मॉडल को जब अजीत डोभाल जी जाके ये डोजियर प्रेजेंट किए हैं कि कैसे स्लीपर सेल को लगभग कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में आज के डेट में जो सीक्रेट डोजियर जो गया है और इसके पहले भी जो कई डोजियर्स वगैरह गए थे, तो अनुमान ये है कि लगभग 50,000 बंगाल, असम और बिहार मिला के 50,000 एक्टिव स्लीपर सेल जो कि फुल स्केल में टेररिज्म और दंगा कर सकता है वो एक्टिव है। तो ये डोजियर जाने के बाद ही अमित शाह ने एक्शन लेते हुए 30 किलोमीटर के रेंज में आपका जितने भी मदरसाज वगैरह हैं उनको डेमोलिश करने का फैसला कर लिया। इससे होगा ये कि ये जितने भी घुसपैठिए जो आते हैं खास करके बांग्लादेश से, वो पनाह लेते हैं इन बॉर्डर के मदरसाज में। उनको उन्हें पनाह दिया जाता है, उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है स्लीपर सेल की तरह कैसे छुप के रहना है। उसके बाद उन्हें पास कराया जाता है अलग अलग स्टेट्स में। अभी रिसेंटली दोस्तों क्या हुआ है कि बहुत सारा इंटरसेप्शन हुआ है और इस दौरान जो हाई पावर डेमोग्राफी चेंज मोदी जी का जो मिशन है, इस क्रॉस चेकिंग में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस वगैरह करते हुए एक मोंटू दास नाम का मिडलमैन पकड़ाया है जो बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को फेक आधार कार्ड बनवा के वो प्रोवाइड करता था। एक हिंदू नाम से एक बांग्लादेशी बंदा वो पिछले 20 साल से यहाँ पे रह रहा था और इसके बारे में हमें पता नहीं था। जब ये मिडलमैन पकड़ाता है तो उसे इंट्रोगेट किया जाता है, तब वो बांग्लादेशी बंदा जो हिंदू नाम लेके यहाँ पे रह रहा था और कुवैत में जॉब भी कर रहा था। और इसके अलावा भी पाया जाता है कि ये मोंटू दास जो दलाल है उसको इंट्रोगेशन से कि कम 15 से 20 लोगों का फेक पासपोर्ट इस बंदे ने बना के दिया था। तो ये बहुत ख़तरनाक कड़ियाँ हैं। इन चीज़ों को हमें बहुत
गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में बंगाल हमारे अजीत डोभाल जी के पूरे रडार में है। और ये कहा जा रहा है कि बंगाल जो है वो गेटवे टू गजवाए हिंद है। और अगर इस चीज़ को, इस उस घुसपैठ को अगर बंगाल से रोका ना गया तो डेमोग्राफिक चेंज बहुत रैपिडली होगा। ये ऑलरेडी हो चुका है। ये मोदी जी, अमित शाह जी सबके नंबर 1 प्रायोरिटी पे है कि हमें इस डेमोग्राफी को रोकना है। और ये घुसपैठियों का पूरा जो पैटर्न है इनको समझना है। जितने भी यहाँ पे स्लीपर सेल है, 3-4 जो हमने बताया कि हर्बे इस्लामी, यूसुफ अल हिंद, ये सब जो ग्रुप्स को भी आइडेंटिफाई किया गया है, इनके इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स भी जो लिए गए हैं, इनका मॉडस ऑपरेंडाई क्या है। ये जो घुसपैठियों को जो यहाँ पे घुसाया जाता है कि इनके 3-4 पैटर्न्स हैं कि इनको अंसरुल बांग्ला के थ्रू घुसाया जाएगा। उसके बाद उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में मदरसाज में रखा जाएगा, जो कि बोला कि डिमोलिश करना मदरसाओं को बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। उसके बाद अलग अलग घरों पे कोई बूढ़े मौलवी होंगे जो रेडिकलाइज करेंगे। उसके बाद सोशल मीडिया जैसा अल तमकीन जो काम कर रहा था, वो सोशल मीडिया से वो लोग रेडिकलाइज करेंगे, पैम्पलेट्स बांटे जाएंगे। उसके बाद अलग अलग शहरों में इनको हॉकर वगैरह की नौकरी दी जाएगी। पेटी क्राइम्स में इन लोगों को इन्वॉल्व कराया जाएगा। नारकोटिक से इनका संबंध है कि ड्रग्स वगैरह का जो भी तस्करी है, इसमें इन लोग को इन्वॉल्व कराया जाएगा। हर हर छोटे छोटे दुकानों में हॉकर का काम करते हुए, पेटी क्राइम्स करते हुए स्लीपर सेल बन के ये अलग अलग जगहों पे रहेंगे। और सारे ग्रुप्स को एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से हमारे एजेंसीज आज के डेट में देख रही है, मॉडस ऑपरेंडाई को समझने की कोशिश कर रही है। तो इन बातों पे दोस्तों हमारा नज़र बना रहेगा। तब तक मैं आनंद रूपम आपसे आज्ञा चाहता हूँ। आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।